यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा 13/11/2020 का हल प्रश्न पत्र हिंदी। प्रश्न संख्या 1, मानव का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। विकल्प ए बेनी माधव पंडित गंगाराम, विकल्प बी गंगेश्वर मंगलू, विकल्प सी वीरपाल सिंह जानवी, विकल्प डी नंददास शिवचरण वैद्य। सही उत्तर है विकल्प सी वीरपाल सिंह जानवी। उत्तर की व्याख्या। मानस का हंस अमृतलाल नागर द्वारा रचित जीवनी परक उपन्यास है। इसमें गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी अत्यंत रोचक एवं ज्ञानवर्धक रूप में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नांकित विकल्पों में वीरपाल सिंह जानवी मानव का हंस उपन्यास के पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? विकल्प ए काज, विकल्प बी आखर, विकल्प सी कान, विकल्प डी वायु। सही उत्तर है विकल्प डी वायु। उत्तर की व्याख्या। इतिहास के आधार पर शब्द 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशी, पांचवा संकर और छठा अनुकरणात्मक। प्रश्नांकित विकल्पों में वायु तत्सम शब्द है। काज, आखर और कान तद्भव हैं। प्रश्न संख्या 3, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प ए भाग्यवती, विकल्प बी रहस्य कथा, विकल्प सी नूतन ब्रह्मचारी, विकल्प डी परीक्षा गुरु। सही उत्तर है विकल्प डी परीक्षा गुरु। उत्तर की व्याख्या। लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी उपन्यास के पात्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास माना है। इस उपन्यास में बिगड़े हुए व्यापारी नवयुवक मदन मोहन की कहानी है, जो ब्रज किशोर भारतीय नवजागरण का प्रतिनिधि चरित्र के प्रयासों से सुधर जाता है। मुंशी चुन्नीलाल सभासद उपन्यास का अर्थलोलुप, स्वार्थी और चाटुकार पात्र है। प्रश्न संख्या 4, आचार्य क्षेमेंद्र के ग्रंथों के नाम हैं। 1 व्यक्ति विवेक, 2 दशकुमार चरित, 3 कविकंठाभरण, 4 सुवृत्त तिलक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 4, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। कविकंठाभरण और सुवृत्त तिलक आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं शती की प्रसिद्ध कृतियां हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट 12वीं शती तथा दशकुमार चरित आचार्य दंडी 6ठी शती की रचना है। प्रश्न संख्या 5, प्रेमचंद कृत प्रायश्चित कहानी के पात्र हैं। विकल्प ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल, विकल्प बी गंगी और मैकू, विकल्प सी करुणा और प्रकाश, विकल्प डी श्यामा और धर्मदास। सही उत्तर है विकल्प ए सुबोध चंद्र और मदारी लाल। उत्तर की व्याख्या। सुबोध चंद्र और मदारी लाल प्रेमचंद की प्रतिनिधि कहानी प्रायश्चित के पात्र हैं। इसमें ईर्ष्यालु कर्मचारी मदारी लाल की एक सज्जन ईमानदार अधिकारी सुबोध चंद्र के प्रति ईर्ष्या की पराकाष्ठा का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। अंततः सुबोध चंद्र की मृत्यु के उपरांत मदारी लाल उक्त अधिकारी के बच्चों की शिक्षा का प्रबंध एवं बेटी का विवाह करके प्रायश्चित करता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से टी.एस. इलियट की पुस्तकें हैं। 1 साइंस एंड पोएट्री, 2 द सेक्रेड वुड, 3 द मेकिंग ऑफ लिटरेचर, 4 द वेस्ट लैंड। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और
4। उत्तर की व्याख्या। टी.एस. इलियट 1888 से 1965 ईस्वी की रचनाएं हैं सेलेक्टेड एसेज, पोइट्री एंड ड्रामा, ऑन पोइट्री एंड पोइट्स, द सेक्रेड वुड, द वेस्टलैंड, बायोग्राफिया लिटरेरिया, द यूज ऑफ पोइट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म। प्रश्न संख्या 7। देश प्रेम है क्या? प्रेमी ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी श्याम सुंदर दास। सही उत्तर है विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, देश प्रेम है क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी नाले, वन सहित सारी भूमि। प्रश्न संख्या 8। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प ए अरबी, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी लैटिन, विकल्प बी यूनानी। सही उत्तर है विकल्प ए अरबी। उत्तर की व्याख्या। भारत यूरोपीय भाषाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया है, पहली केंटुम व दूसरी शतम। पहले वर्ग की भाषाएं अधिकांशतः यूरोप में और दूसरे वर्ग की भाषाएं मुख्यतः पूर्वी यूरोप, ईरान और उत्तर भारत में बोली जाती हैं। इनमें जर्मनिक या ट्यूटानिक, ग्रीक, केल्टिक, इलैटिक, हिट्टाइट, हित्ती और तुखारी केंटम वर्ग की भाषाएं हैं तथा आर्य या भारत ईरानी, आर्मनीय, अल्बानिय और बाल्टोस्लाविक शतम वर्ग की हैं। आर्य भाषा की ईरानी शाखा के अंतर्गत फारसी, अफगानी, बलूची भाषाएं आती हैं। इसमें अरबी नहीं है। फारसी, लैटिन और यूनानी आर्य भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। प्रश्न संख्या 9। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। 1. प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन। 2. प्रसाद की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का विकास। 3. रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। 4. मध्यवर्गीय सामाजिक यथार्थ का प्रकाशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। जगदीश चंद्र माथुर के नाटकों का मुख्य स्वर है प्राचीन पात्र प्रसंगों द्वारा सामयिक समस्याओं का प्रकाशन और रामलीला पद्धति द्वारा तुलसी के मानस मर्म को आधुनिक पाठकों तक पहुंचाना। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1. शौरसेनी, 2. पहली प्राकृत, 3. वर्तमान हिंदी, 4. पूर्वी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 2 1 4 3, विकल्प सी 4 1 2 3, विकल्प डी 3 1 2 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 1 4 3। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित भाषाओं का सही विकास क्रम इस प्रकार है। पहली प्राकृत, शौरसेनी, पूर्वी हिंदी, वर्तमान हिंदी। प्रश्न संख्या 11। ओ मेरे आदर्शवादी मन और मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए स्वयं से असंतुष्टि, विकल्प बी आत्मालोचना, विकल्प सी असमंजस की स्थिति, विकल्प डी आत्ममंथन। सही उत्तर है विकल्प सी असमंजस की स्थिति। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित मुक्तिबोध की काव्य पंक्तियों में असमंजस की स्थिति सही नहीं है। प्रश्न संख्या 12।
यशपाल की पर्दा कहानी के पात्र हैं। 1 हरगोबिंद, 2 बब्बर अली खां, 3 चौधरी पीर बख्श, 4 शेख जुम्मन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। बब्बर अली खां और चौधरी पीर बख्श यशपाल कृत पर्दा कहानी के पात्र हैं। हरगोबिंद फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी संवदिया तथा शेख जुम्मन प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 13। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है? विकल्प ए सर्वहारा का अधिनायक तत्व, विकल्प बी इतिहास चक्र, विकल्प सी वर्गहीन समाज, विकल्प डी परिवर्तन की अनिवार्यता। सही उत्तर है विकल्प बी इतिहास चक्र। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित विकल्पों में इतिहास चक्र ही मार्क्सवादी विचारधारा के प्रतिकूल है। प्रश्न संख्या 14। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त के उदासीन होने के निम्नलिखित कारणों में से कौन सा कारण सही नहीं है? विकल्प ए गुप्तकुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम, विकल्प बी भोगविलास के प्रति वितृष्णा, विकल्प सी विमाता का षड्यंत्र, विकल्प डी क्षात्र धर्म का अभाव। सही उत्तर है विकल्प डी क्षात्र धर्म का अभाव। प्रश्न संख्या 15। विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध नहीं है। 1 अस्मिता के लिए, 2 किस किस को नमन करूं, 3 अंगद की नियति, 4 कुछ चंदन की कुछ कपूर की। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 4, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर अनिश्चित है। उत्तर की व्याख्या। अस्मिता के लिए 1981 ईस्वी तथा अंगद की नियति 1984 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं। किस किस को नमन करूं 1987 ईस्वी शिव प्रसाद सिंह तथा कुछ चंदन की कुछ कपूर की 1971 ईस्वी विष्णुकांत शास्त्री के निबंध संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 16। सिंदूर की होली के किस पात्र ने विधवा मनोरमा का हाथ जीवन भर अविवाहित रहने के लिए पकड़ा, न कि उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए? विकल्प ए मुरारी लाल, विकल्प बी मनोज शंकर, विकल्प सी रजनीकांत, विकल्प डी भगवंत सिंह। सही उत्तर है विकल्प बी मनोज शंकर। उत्तर की व्याख्या। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र का सर्वश्रेष्ठ नाटक है। इस नाटक में लेखक ने विधवा विवाह का विरोध किया है। मनोज शंकर ने विधवा मनोरमा का हाथ अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं, अपितु आजीवन अविवाहित रहने के लिए पकड़ा। इस नाटक के अन्य प्रमुख पात्र हैं मुरारी लाल, रजनीकांत, भगवंत सिंह, माहिर अली, चंद्रकला। प्रश्न संख्या 17। नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 1 हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, 2 कविता के नए प्रतिमान, 3 छायावाद, 4 दूसरी परंपरा की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 4 3 2 1, विकल्प बी 1 2 3 4, विकल्प सी 2 1 3 4, विकल्प डी 1 3 2 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 3 2 4। उत्तर की व्याख्या। डॉक्टर नामवर सिंह की प्रश्नांकित आलोचना कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी, दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। प्रश्न संख्या 18।
फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, इस कॉलेज के प्राचार्य जॉन गिलक्राइस्ट थे। विकल्प बी, इंग्लैंड से नवागत अंग्रेज अफसरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। विकल्प सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। विकल्प डी, इसकी स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। सही उत्तर है विकल्प सी, आधुनिक भारतीय भाषाओं की जानकारी नहीं दी जाती थी। उत्तर की व्याख्या। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि गवर्नर जनरल 1798 से 1805 ईस्वी लॉर्ड वेलेजली द्वारा 24 नवंबर 1800 ईस्वी को फोर्ट विलियम कॉलेज की कलकत्ता में स्थापना की गई। कंपनी सरकार ने जॉन बोर्थविक गिलक्राइस्ट की देखरेख में वहां भाषा यानी हिंदी और हिंदुस्तानी यानी उर्दू के पठन पाठन की व्यवस्था की। 1801 ईस्वी में ये नियम बना दिया गया कि फोर्ट विलियम कॉलेज की कानूनी और भाषा की परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए बिना किसी व्यक्ति को सरकार में नौकरी नहीं मिल सकती। 1803 ईस्वी में लल्लू जी लाल तथा सदल मिश्र को भाखा मुंशी और मौलवी हफीजुद्दीन को हिंदुस्तानी मुंशी नियुक्त किया गया। अतः कथन सी असत्य है। पृष्ठ संख्या 153। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। विकल्प बी, अरस्तु ने स्पष्ट कर दिया है कि कवि और चित्रकार के माध्यम अलग अलग हैं। विकल्प सी, प्लेटो ने अनुकरण को सभी कलाओं की एकता का सामान्य आधार माना है। विकल्प डी, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। सही उत्तर है विकल्प डी, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का अनुकरण मात्र है। उत्तर की व्याख्या। अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है। अरस्तु ने प्लेटो के समान संसार की ज्यों की त्यों नकल को अनुकरण के रूप में स्वीकार नहीं किया है, बल्कि इसे मूल का पुनरुत्थान के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि काव्यकृति मूल का कल्पनात्मक पुनर्निर्माण है। अतः कथन डी सत्य है। प्रश्न संख्या 20, महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। उपर्युक्त पंक्तियां किस आलोचक की हैं? विकल्प ए, नंद दुलारे वाजपेयी। विकल्प बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। विकल्प सी, नामवर सिंह। विकल्प डी, दूधनाथ सिंह। सही उत्तर है विकल्प बी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। उत्तर की व्याख्या। महादेवी वर्मा ने अपनी कविता का माध्यम पूरी तरह गीत को बनाया है। बहुत कुछ इसी कारण से उनके काव्य में वो वैविध्य नहीं मिलता जो छायावाद के वरिष्ठ कवियों में दृष्टव्य है। यद्यपि उनका गद्य बहुत दूर तक इस कमी को पूरा करता है। गीतों में भावात्मक सघनता और शिल्पगत कसाव एक दूसरे को तीव्र बनाते हैं, जबकि उनके रेखाचित्र और संस्मरण उनके सामाजिक कार्यक्रमों तथा व्यावहारिक जीवन की विषमताओं में से विकसित होकर एक गहरी करुणा की सृष्टि करते हैं। पर महादेवी के साहित्य में कहीं निष्क्रिय दया नहीं वरन रचनात्मक करुणा का ही भाव वर्तमान है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी, पृष्ठ 133-34। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में तालव्य वर्ण है। 1 चौ, 2 टौ, 3 टौ, 4 जौ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3, विकल्प बी 2 3 4, विकल्प सी 1 3 4, विकल्प डी 1 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 4। उत्तर की व्याख्या। तालु और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण तालव्य कहलाते हैं। ई, च, छ, ज, झ, या और श तालव्य ध्वनियां हैं। ता दंत्य और ट मूर्धन्य व्यंजन है।
प्रश्न संख्या 22। शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित कथानक किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? विकल्प ए आपका बंटी, विकल्प बी महाभोज, विकल्प सी टूटा हुआ इंद्रधनुष, विकल्प डी तिरछी बौछार। सही उत्तर है विकल्प ए आपका बंटी। उत्तर की व्याख्या। आपका बंटी 1971 ईस्वी मनु भंडारी का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है। ये उपन्यास स्वातंत्र्योत्तर भारतीय समाज में बदले हुए स्त्री पुरुष संबंधों के परिप्रेक्ष्य में संबंध विच्छेद की त्रासदी को बच्चे की दृष्टि से देखने का सफल प्रयास है। इसका कथानक शकुन और डॉक्टर जोशी के अंतर संबंधों पर आधारित है। प्रश्न संख्या 23। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से द्वयाश्रय काव्य के रचयिता हैं? विकल्प ए पुष्पदंत, विकल्प बी हेमचंद्र, विकल्प सी जैनाचार्य मेरुतुंग, विकल्प डी विद्याधर। सही उत्तर है विकल्प बी हेमचंद्र। उत्तर की व्याख्या। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हेमचंद्र के संदर्भ में लिखा है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमार पाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद्य रखे गए हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ 35। प्रश्न संख्या 24। चंद्रगुप्त नाटक में चाणक्य की संवादोक्तियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? 1. संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। 2. समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। 3. महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। 4. एक अग्निमय गंधक का शोध आर्याव्रत के लौह अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी केवल 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 4, विकल्प डी केवल 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। समझदारी आने पर यौवन चला जाता है। जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं। चाणक्य स्वगत, तृतीय अंक। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। चाणक्य चंद्रगुप्त से, चतुर्थ अंक। प्रश्न संख्या 25। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1। स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है। कथन 2। पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। विकल्प डी कथन 1 असत्य है किंतु कथन 1 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। प्रश्न संख्या 26। साधो देखो जग बौराना, सांची कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। हिंदू कहत है राम हमारा, मुसलमान रहमाना। आपस में दो लड़े मरतु हैं, मरम कोई नहीं जाना। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा कबीर का संदेश नहीं है? विकल्प ए धार्मिक असहिष्णुता, विकल्प बी सांप्रदायिक सौहार्द, विकल्प सी धार्मिक सद्भाव, विकल्प डी एकेश्वरवाद की प्रतिष्ठा। सही उत्तर है विकल्प ए धार्मिक असहिष्णुता। प्रश्न संख्या 27। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में किया गया है? विकल्प ए दूसरी तरफ, विकल्प बी लाल पसीना, विकल्प सी 7 नदियां एक समुंदर, विकल्प डी वे दिन।
सही उत्तर है विकल्प सी, 7 नदियां एक समुंदर। उत्तर की व्याख्या। 7 नदियां एक समुंदर 1984 ईस्वी नासिरा शर्मा का चर्चित उपन्यास है। इसमें आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित क्रांति का सजीव चित्रण किया गया है। नासिरा जी को पारिजात उपन्यास के लिए वर्ष 2016 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा कागज की नाव उपन्यास के लिए वर्ष 2019 ईस्वी का व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 28। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही क्रम बताइए। 1. वांगचू, 2. राजा निरंबसिया, 3. एक और जिंदगी, 4. यही सच है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 2, 3, 4, 1, विकल्प बी 1, 2, 3, 4, विकल्प सी 4, 3, 2, 1, विकल्प डी 3, 1, 4, 2। सही उत्तर है विकल्प ए 2, 3, 4, 1। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। राजा निरंबसिया 1957 ईस्वी, कमलेश्वर एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, मोहन राकेश वांगचू 1978 ईस्वी, भीष्म साहनी यही सच है 1996 ईस्वी, मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 29। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। 1. रामवृक्ष बेनीपुरी, 2. नलिन विलोचन शर्मा, 3. रामविलास शर्मा, 4. नंद दुलारे वाजपेयी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 4, 3, 2, विकल्प बी 1, 2, 3, 4, विकल्प सी 2, 3, 4, 1, विकल्प डी 3, 4, 1, 2। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 4, 3, 2। उत्तर की व्याख्या। दिए गए निबंधकारों का उनके जन्मकाल के अनुसार सही अनुक्रम है। रामवृक्ष बेनीपुरी 1902 ईस्वी, नंद दुलारे वाजपेयी 1906 ईस्वी, रामविलास शर्मा 1912 ईस्वी, नलिन विलोचन शर्मा 1916 ईस्वी। प्रश्न संख्या 30। सूची फर्स्ट में दी गई कृतियों को उनकी लेखिकाओं सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए अलमा कबूतरी, बी छिन्नमस्ता, सी सूखते चिनार, डी पारिजात। सूची सेकंड 1 मैत्रेयी पुष्पा, 2 मधु कांकरिया, 3 नासिरा शर्मा, 4 प्रभा खेतान। कूट विकल्प ए 2, बी 1, सी 3, डी 4, विकल्प बी ए 1, बी 4, सी 2, डी 3, विकल्प सी ए 4, बी 1, सी 2, डी 3, विकल्प डी ए 3, बी 1, सी 4, डी 2। सही उत्तर है विकल्प बी ए 1, बी 4, सी 2, डी 3। उत्तर की व्याख्या। दिए गए उपन्यासों का उनकी लेखिकाओं के साथ सही मेल है। अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा, छिन्नमस्ता प्रभा खेतान, सूखते चिनार मधु कांकरिया, पारिजात नासिरा शर्मा। प्रश्न संख्या 31। त्रिशंकु के नाटककार हैं। विकल्प ए मुद्रा राक्षस, विकल्प बी ब्रिजमोहन शाह, विकल्प सी मणि मधुकर, विकल्प डी रमेश बख्शी। सही उत्तर है विकल्प बी ब्रिजमोहन शाह। उत्तर की व्याख्या। त्रिशंकु ब्रिजमोहन शाह का चर्चित एवं प्रशंसित नाटक है। इसमें उच्च डिग्रीधारी युवक युवतियों की असफलता और परिवेश से तालमेल न बिठा पाने की खीज, कुंठा, निराशा, विवशता आदि का सजीव चित्रण हुआ है। प्रश्न संख्या 32। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन 2 वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। उपर्युक्त कथनों के आलोक में
निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 असत्य है। विकल्प डी, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 1 सत्य है। सही उत्तर है विकल्प बी, कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। पृष्ठ संख्या 154। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ की कौन सी मुख्य रंग शैलियां हैं? 1 ख्याल, 2 माच, 3 नाचा, 4 पंडवानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। नाचा छत्तीसगढ़ राज्य की लोकनाट्य विधा है। ये प्रमुखतः ग्रामीण खेतीहरों के जीवन से संबंधित रंग शैली है। पंडवानी भी छत्तीसगढ़ राज्य की लोकगीति नाट्य शैली है। तीजनबाई सर्वश्रेष्ठ पंडवानी गायक कलाकार हैं। तीजनबाई को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री, 2003 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार तथा 2007 में नृत्य शिरोमणि सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। माच मालवा राजस्थान का प्रमुख लोकनाट्य है। सिद्धेश्वर चेन माच गुरु माने जाते हैं। ख्याल वस्तुतः भारतीय संगीत ध्रुवपद का ही एक भेद है। ख्याल राजस्थान लोकनाट्य के रूप में प्रचलित है। प्रश्न संख्या 34। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, वर्ड्सवर्थ की प्रसिद्ध कृति बायोग्राफिया लिटरेरिया में कल्पना के सिद्धांत का विस्तृत विश्लेषण है। विकल्प बी, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ में गुरु शिष्य का संबंध था और कल्पना के संबंध में दोनों के मतैक्य का ये एक महत्वपूर्ण कारण था। विकल्प सी, कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। विकल्प डी, कल्पना को कॉलरिज केवल काव्य सर्जन के लिए अनिवार्य मानते हैं, आलोचना में उसकी भूमिका नहीं होती। सही उत्तर है विकल्प सी, कॉलरिज के अनुसार किसी कलाकृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। उत्तर की व्याख्या। कॉलरिज के अनुसार किसी कला की कृति का मूल्य उसकी कलात्मकता में ही है, उसके बाहर नहीं। कथन सही है। प्रश्न संख्या 35। गोरी सौबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुं देस। उपर्युक्त दोहा अमीर खुसरो ने किस संदर्भ में कहा है? विकल्प ए, अपने आश्रयदाता के नाराज होने पर। विकल्प बी, संपत्ति के लूटे जाने पर। विकल्प सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। विकल्प डी, अपनी प्रेमिका द्वारा तिरस्कृत होने पर। सही उत्तर है विकल्प सी, हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। उत्तर की व्याख्या। अबुल हसन यामिनुद्दीन अमीर खुसरो एक कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। उन्होंने 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर ये दोहा कहा था। प्रश्न संख्या 36। तमस उपन्यास के पात्र हैं 1 कनक, 2 रिचर्ड, 3 लीजा, 4 सेल्मा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 4, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इस कृति के लिए भीष्म साहनी को वर्ष 1975 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तमस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं वानप्रस्थी जी, मुराद अली,
नथु, जनरल सिंह, हरनाम सिंह, रिचर्ड, बख्शी जी, लीजा, बंतो, राजो, शहनाज इत्यादि। प्रश्न संख्या 37। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। ये कथन किसका है? विकल्प ए श्याम सुंदर दास, विकल्प बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी मलयज। सही उत्तर है विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल। उत्तर की व्याख्या। अपनी सगुणोपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया है। रामचरितमानस में नाम और रूप दोनों को ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। नाम रूप द्वि ईस उपाधि अकत अनादि सुसामुझि साधी, नाम रूप गति अकत कहानी समुझत सुखद न परिति बखानी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी। दोहावली में भक्ति की सुगमता बड़े ही मार्मिक ढंग से गोस्वामी जी ने इस दोहे के द्वारा सूचित की है कि तो ही लागहि राम प्रिय, की तुम राम प्रिय होई, दुई मह रुचय जो सुगम होई, की बै तुलसी तोही। इसी प्रकार रामचरितमानस उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ 115। प्रश्न संख्या 38। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपर्युक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? विकल्प ए अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी गणपति चंद्र गुप्त। सही उत्तर है विकल्प ए अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर की व्याख्या। अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के 12वें अध्याय में काल विभाजन का उल्लेख इस प्रकार किया है। 1. चारण काल 700 से 1400 ईस्वी। 2. 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण। 3. मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। 4. ब्रज का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। 5. मुगल दरबार। 6. तुलसीदास। 7. रीति काव्य 1580 से 1692 ईस्वी। 8. तुलसीदास के अन्य परवर्ती 1600 से 1700 ईस्वी। 9. 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। 10. कंपनी शासन में हिंदुस्तान। 11. विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। 12. विविध अज्ञात कवि। प्रश्न संख्या 39। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधी विवाद किस लेखक से हुआ था? विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प सी पद्म सिंह शर्मा कमलेश, विकल्प डी किशोरीदास वाजपेयी। सही उत्तर है विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त। उत्तर की व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 367 में बाल मुकुंद गुप्त के संबंध में लिखा है। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती भाग 6 संख्या 11 के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण शीर्षक लेख से अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला निकाली, जिसमें चुहलबाजी का पुट पूरा था। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए राजस्थानी, बी पश्चिमी हिंदी, सी पूर्वी हिंदी, डी बिहारी हिंदी। सूची सेकंड 1 भोजपुरी, 2 छत्तीसगढ़ी, 3 कन्नौजी, 4 मालवी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट विकल्प ए A4 B3 C2 D1, विकल्प बी A1 B4 C3 D2,
विकल्प सी A2, B1, C4, D3, विकल्प डी A3, B2, C1, D4। सही उत्तर है विकल्प ए A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित बोली वर्गों को उनसे संबद्ध बोलियों के साथ सही मेल है। राजस्थान मालवी, पश्चिमी हिंदी कन्नौजी, पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ी, बिहारी हिंदी भोजपुरी। प्रश्न संख्या 41। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी। 2. मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। 3. मानव समाज के विकास की अंतिम मंजिल समाजवाद की होगी। विकल्प 4. इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता रहता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। उत्तर की व्याख्या। मार्क्सवादी दर्शन के अनुसार मानव सभ्यता के विकास की पहली मंजिल आदिम साम्यवाद की थी तथा मानव समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। कथन सही है। प्रश्न संख्या 42। पुनर्जागरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट। 2. मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों की तलाश। 3. परंपराओं का यथातथ्य अनुपालन। 4. मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। पुनर्जागरण के संबंध में दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट तथा मनुष्य के संपूर्ण तथा संश्लिष्ट रूप की खोज कथन सही है। प्रश्न संख्या 43। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? विकल्प ए बंकिम चंद्र, विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प सी शरत चंद्र, विकल्प डी भूदेव मुखोपाध्याय। सही उत्तर है विकल्प सी शरत चंद्र। उत्तर की व्याख्या। विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा 1974 ईस्वी में शरद चंद्र के जीवन से संबंधित उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन करके उनकी प्रतिभा का पुनर्सृजन किया है। ये शरद चंद्र की औपन्यासिक जीवनी है। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित वर्ण्य विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए उच्च मध्य वर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण। बी दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण। सी पंजाब पर अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूज खसोट का चित्रण। डी पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्र। सूची सेकंड। 1 परती परिकथा, 2 मैयादास की माड़ी, 3 नाच्यो बहुत गोपाल, 4 समय सरगम। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट, विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B3, C4, D1, विकल्प सी A4, B3, C2, D1, विकल्प डी A3, B4, C1, D2। सही उत्तर है विकल्प सी A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित वर्ण विषयों को उनसे संबद्ध उपन्यासों के साथ सही मेल है। उच्च मध्यवर्गीय वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थितियों का चित्रण, समय सरगम कृष्णा सोबती। दलित जीवन की नारकीय वास्तविकताओं का चित्रण, नाच्यो बहुत गोपाल अमृतलाल नागर। पंजाब पर
अंग्रेजों के आधिपत्य और ईस्ट इंडिया कंपनी की लूट खसोट का चित्रण मैयादास की माड़ी, भीष्म साहनी। पटना के महिला छात्रावासों में पनपने वाले भ्रष्टाचार और स्त्रियों के काम शोषण का चित्रण पढ़ती परिकथा फणीश्वर नाथ रेणु। प्रश्न संख्या 45। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। 1. हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। 2. 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। 3. भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक अंग्रेजी में किए जाएं। 4. उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2, 3, विकल्प बी 1, 2, 4, विकल्प सी 2, 3, 4, विकल्प डी 1, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1, 2, 4। उत्तर की व्याख्या। राजभाषा आयोग 1955 के अनुसार पहला, हिंदी सर्वाधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम हो। दूसरा, 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक विद्यार्थी को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। तीसरा, उच्च न्यायालयों में क्षेत्रीय भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए। पृष्ठ संख्या 155। प्रश्न संख्या 46। रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। 1. लोग भूल गए हैं। 2. आत्महत्या के विरुद्ध। 3. कुछ पते कुछ चिट्ठियां। 4. हंसो हंसो जल्दी हंसो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 3, 2, 4, विकल्प बी 1, 4, 3, 2, विकल्प सी 2, 4, 1, 3, विकल्प डी 3, 1, 2, 4। सही उत्तर है विकल्प सी 2, 4, 1, 3। उत्तर की व्याख्या। रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। आत्महत्या के विरुद्ध 1967 ईस्वी, हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 ईस्वी, लोग भूल गए हैं 1982 ईस्वी, कुछ पते कुछ चिट्ठियां 1989 ईस्वी। प्रश्न संख्या 47। दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं। 1. धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। 2. खाली घर। 3. वसंत का एक दिन। 4. निष्कासन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 1, विकल्प डी 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 4। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित विकल्पों में से धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002 तथा निष्कासन 2002 दूधनाथ सिंह द्वारा रचित कहानी संग्रह हैं। खाली घर 1969 तथा वसंत का एक दिन 1982 रामदर्श मिश्र के कहानी संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 48। निम्नलिखित आचार्यों को उनके कालखंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए मम्मट, बी भामह, सी शंकुक, डी विश्वनाथ। सूची सेकंड 1 14वीं सदी, 2 9वीं सदी का आरंभ, 3 11वीं सदी का उत्तरार्ध, 4 छठी सदी का मध्यकाल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट विकल्प ए A2 B4 C1 D3, विकल्प बी A1 B2 C4 D3, विकल्प सी A4 B3 C2 D1, विकल्प डी A3 B4 C2 D1। सही उत्तर है विकल्प डी A3 B4 C2 D1। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित आचार्यों का उनके कालखंड के साथ सही मेल है। मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध, भामह
छठी सदी का मध्यकाल, शंकुक 9वीं सदी का आरंभ, विश्वनाथ 14वीं सदी। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन से निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? विकल्प ए अन्विति, विकल्प बी विचारात्मकता, विकल्प सी संवादात्मकता, विकल्प डी आत्मव्यंजकता। सही उत्तर है विकल्प सी संवादात्मकता। उत्तर की व्याख्या, निबंध विचार प्रधान रचना है, अतः संवादात्मकता उसकी तात्विक विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 50, सूची फर्स्ट में दी गई पत्रिकाओं को उनके संपादकों से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, ए कवि वचन सुधा, बी हिंदी प्रदीप, सी ब्राह्मण, डी सदादर्श। सूची सेकंड, 1 प्रताप नारायण मिश्र, 2 लाला श्रीनिवास दास, 3 भारतेंदु हरिश्चंद्र, 4 बालकृष्ण भट्ट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट, विकल्प ए A3, B1, C2, D4, विकल्प बी A2, B3, C1, D4, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A2, B1, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B4, C1, D2। उत्तर की व्याख्या, प्रश्नांकित पत्रिकाओं का उनके संपादकों के साथ सही मेल है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, सदादर्श लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, ए घनानंद, बी बोधा, सी सुदन, डी पद्माकर। सूची सेकंड, 1 जगद्विनोद, 2 विरह लीला, 3 विरह वारिश, 4 सुजान चरित। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट, विकल्प ए A1, B2, C3, D4, विकल्प बी A2, B3, C4, D1, विकल्प सी A3, B4, C1, D2, विकल्प डी A4, B1, C2, D3। सही उत्तर है विकल्प बी A2, B3, C4, D1। उत्तर की व्याख्या, प्रश्नांकित रचनाकारों का उनकी रचनाओं के साथ सही मेल है। घनानंद विरह लीला, बोधा विरह वारिश, सूदन सुजान चरित, पद्माकर जगद्विनोद। प्रश्न संख्या 52, अंधा युग के निम्नलिखित पात्रों को उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट, ए युयुत्सु, बी अश्वत्थामा, सी संजय, डी विदुर। सूची सेकंड, 1 पाशविक प्रतिहिंसक, 2 संशयग्रस्त, 3 सत्याग्रही, 4 कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट, विकल्प ए A2, B1, C4, D3, विकल्प बी A1, B2, C3, D4, विकल्प सी A3, B1, C4, D2, विकल्प डी A4, B2, C3, D1। सही उत्तर है विकल्प सी A3, B1, C4, D2। उत्तर की व्याख्या, अंधा युग के पात्रों का उनकी प्रमुख चारित्रिक विशेषता के साथ सही मेल है। युयुत्सु सत्याग्रही, अश्वत्थामा पाशविक प्रतिहिंसक, संजय कर्मलोक से बहिष्कृत तटस्थ, विदुर संशयग्रस्त। प्रश्न संख्या 53, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। 1 रोलां बार्थ, 2 फार्डिनांड द सास्यूर, 3 सैमुअल टेलर कॉलरिज, 4 I.A. रिचर्ड्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।
विकल्प ए 2 3 1 4, विकल्प बी 3 2 4 1, विकल्प सी 4 3 1 2, विकल्प डी 1 2 3 4। सही उत्तर है विकल्प बी 3 2 4 1। उत्तर की व्याख्या। दिए गए पाश्चात्य काव्यशास्त्रीय विचारकों का जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 ईस्वी, फर्डिनांड द सास्यूर 1857 ईस्वी, I.A. रिचर्ड्स 1893 ईस्वी, रोलां बार्थ 1915 ईस्वी। प्रश्न संख्या 54। करम बीबी और सरफराज निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प ए जिंदगी नामा, विकल्प बी सूरजमुखी अंधेरे के, विकल्प सी डार से बिछुड़ी, विकल्प डी यारों के यार। सही उत्तर है विकल्प ए जिंदगी नामा। उत्तर की व्याख्या। करम बीबी और सरफराज जिंदगी नामा उपन्यास के पात्र हैं। शाहनी, शाहजी, महरी चाची, लाली शाह, राबिया आदि इस उपन्यास के अन्य बहुत से पात्र हैं। जिंदगी नामा में 20वीं शताब्दी के प्रथम 15 वर्षों में पंजाब के किसानों ग्रामीणों का सफल चित्रण हुआ है। इस उपन्यास में न कोई नायक है न कोई खलनायक, सिर्फ लोग और लोग हैं। इस उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को वर्ष 1980 ईस्वी के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से स्त्री नाटककारों की कौन सी रचनाएं हैं? 1 प्रजा ही रहने दो, 2 बिन दीवारों का घर, 3 उत्तर उर्वशी, 4 नेपथ्य राग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 2 और 3, विकल्प बी 1 और 4, विकल्प सी 2 और 4, विकल्प डी 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प सी 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। बिना दीवारों का घर मन्नू भंडारी तथा नेपथ्य राग मीराकांत महिला नाटककारों की रचनाएं हैं। प्रजा ही रहने दो गिरिराज किशोर तथा उत्तर उर्वशी हमीदुल्ला की नाट्य रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 56। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। 1 कौरव नगरी, 2 अश्वत्थामा का अर्धसत्य, 3 पशु का उदय, 4 गांधारी का शाप, 5 विजय एक क्रमिक आत्महत्या। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4 5, विकल्प बी 1 3 4 2 5, विकल्प सी 1 3 2 4 5, विकल्प डी 1 4 3 5 2। सही उत्तर है विकल्प सी 1 3 2 4 5। उत्तर की व्याख्या। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्धसत्य, गांधारी का शाप, विजय एक क्रमिक आत्महत्या। प्रश्न संख्या 57। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोई जाई सो बाह्य नाड़िया। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? विकल्प ए सरहपा, विकल्प बी कणहपा, विकल्प सी लुहिपा, विकल्प डी डोंभिपा। सही उत्तर है विकल्प बी कणहपा। उत्तर की व्याख्या। वज्रयानियों की योगतंत्र साधनाओं में मद्य तथा स्त्रियों का विशेषतः डोमिनी, रजकी आदि का अभाग सेवन एक आवश्यक अंग था। सिद्ध कणहपा डोमिनी का आवाहन गीत इस प्रकार गाते हैं। नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुड़िया छई, छोय जाई सो बाय नाड़िया। हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ 27। प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित कहानियों को उनके वर्ण विषय के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए वापसी, बी तीसरी कसम, सी माया दर्पण, डी परमात्मा का कुत्ता। सूची सेकंड 1 नगरीय जीवन की त्रासदी, 2
नारी स्वातंत्र्य, 3 आंचलिक तत्व, 4 पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट विकल्प A1, B2, C3, D4। विकल्प B A2, B3, C1, D4। विकल्प C A3, B1, C2, D4। विकल्प D A4, B3, C2, D1। सही उत्तर है विकल्प D A4, B3, C2, D1। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित कहानियों का उनके वर्ण विषय के साथ सही मेल है। वापसी, उषा प्रियंवदा, पारिवारिक उपेक्षा और अप्रासंगिकता। तीसरी कसम, फणीश्वर नाथ रेणु, आंचलिक तत्व। माया दर्पण, निर्मल वर्मा, नारी स्वातंत्र्य। परमात्मा का कुत्ता, मोहन राकेश, नगरीय जीवन की त्रासदी। पृष्ठ संख्या 156। प्रश्न संख्या 59। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं छायावाद की नहीं हैं? 1 झरना, 2 पथिक, 3 मिलन, 4 रश्मि। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A 1 और 2, विकल्प B 3 और 4, विकल्प C 2 और 3, विकल्प D 4 और 2। सही उत्तर है विकल्प C 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। पथिक और मिलन द्विवेदी युग के कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित खंड काव्य हैं। झरना जयशंकर प्रसाद तथा रश्मि महादेवी वर्मा छायावादी रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? विकल्प A रामचंद्र शुक्ल, विकल्प B हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प C विद्यानिवास मिश्र, विकल्प D कुबेरनाथ राय। सही उत्तर है विकल्प A रामचंद्र शुक्ल। उत्तर की व्याख्या। हिंदी साहित्य का इतिहास में किए गए विवेचन के अनुसार रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में निबंध की 3 प्रमुख कोटियां हैं। पहली विचारात्मक, दूसरी भावात्मक, तीसरी वर्णनात्मक। इनमें वे विचारात्मक निबंधों को सर्वोच्च कोटि का मानते हैं। आचार्य शुक्ल ललित निबंधकार नहीं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय ललित निबंधकार हैं। प्रश्न संख्या 61। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित कहानियां हैं। 1 मुर्दों का गांव, 2 ठुमरी, 3 कर्मनाशा की हार, 4 आदिम रात्रि की महक। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प A 1 और 2, विकल्प B 2 और 3, विकल्प C 2 और 4, विकल्प D 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प C 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। ठुमरी और आदिम रात्रि की महक फणीश्वरनाथ रेणु की श्रेष्ठ कहानियां हैं। मुर्दों का गांव धर्मवीर भारती तथा कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह हैं। प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है? विकल्प A राग दरबारी, विकल्प B आधा गांव, विकल्प C जलता टूटता हुआ, विकल्प D गली आगे मुड़ती है। सही उत्तर है विकल्प A राग दरबारी। उत्तर की व्याख्या। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा रचित व्यंग्य उपन्यास है। इस कृति के लिए उन्हें सन 1969 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इस उपन्यास में गांव की कथा के माध्यम से आधुनिक भारतीय जीवन की मूल्यहीनता को बड़ी सहजता से अनावृत किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बानुमा गांव शिवपालगंज की कहानी वर्णित है। प्रश्न संख्या 63। सीता हरन तात जनी कहेऊ पिता सन जाई, जो मैं राम तो कुल सहित कही ही दसानन जाई। उक्त उद्धरण में कौन सी ध्वनि है? विकल्प A अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, विकल्प B अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि,
विकल्प सी वस्तु ध्वनि, विकल्प डी अलंकार ध्वनि। सही उत्तर है विकल्प ए अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि। उत्तर की व्याख्या। भारतीय काव्यशास्त्र में ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनियों को 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहली अविवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात लक्षणामूलक ध्वनि, दूसरी विवक्षित वाच्य ध्वनि अर्थात अभिधामूलक ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि के 2 भेद हैं। पहली अर्थांतर संक्रमित वाच्य व दूसरी अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। प्रश्नांकित दोहे में अर्थांतर संक्रमित वाच्य है क्योंकि यहाँ वाच्य अर्थांतर में संक्रमित हुआ है, अर्थात शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर अपने से संबद्ध विशिष्ट अर्थ व्यक्त कर रहा है। राम जटायु से कहते हैं, सीता हरण की बात आप अर्थात स्वर्ग जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख अर्थात रावण सपरिवार वहाँ अर्थात स्वर्ग आकर स्वयं ही कहेगा अर्थात कुटुंब सहित रावण का वध करूंगा। प्रश्न संख्या 64। अग्रलिखित प्रतीकवादी नाटकों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए विज्ञान गीता, बी ज्योत्सना, सी नवरस, डी देवमाया प्रपंच। सूची सेकंड 1 सेठ गोविंद दास, 2 देव, 3 केशव, 4 सुमित्रा नंदन पंत। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट विकल्प ए A3 B4 C1 D2, विकल्प बी A4 B3 C2 D1, विकल्प सी A1 B2 C3 D4, विकल्प डी A3 B2 C4 D1। सही उत्तर है विकल्प ए A3 B4 C1 D2। उत्तर की व्याख्या। दिए गए प्रतीकवादी नाटकों का उनके लेखकों के साथ सही मेल है। विज्ञान गीता केशवदास, ज्योत्सना सुमित्रा नंदन पंत, नवरस सेठ गोविंद दास, देवमाया प्रपंच देव। प्रश्न संख्या 65। यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। कामायनी के संदर्भ में उपर्युक्त कथन किसका है? विकल्प ए गजानन माधव मुक्तिबोध, विकल्प बी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। सही उत्तर है विकल्प डी जयशंकर प्रसाद। उत्तर की व्याख्या। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी के आमुख में लिखा है, यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा ही भावमय और श्लाघ्य है। ये मनुष्यता का मनोवैज्ञानिक इतिहास बनने में समर्थ हो सकता है। प्रश्न संख्या 66। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है, रूढ़ नहीं? विकल्प ए जलद, विकल्प बी नाक, विकल्प सी कान, विकल्प डी पर। सही उत्तर है विकल्प ए जलद। उत्तर की व्याख्या। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं, जैसे कान, नाक पर। यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड अर्थहीन हैं, जैसे का और नौ, न और क अर्थहीन हैं। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहते हैं, जैसे विद्या धन आलय बराबर विद्यालय, जल धन आशय बराबर जलाशय। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं, जैसे जलद, पंकज, चारपाई, चौपाई आदि। प्रश्न संख्या 67। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? विकल्प ए पुर्तगाली, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी तुर्की, विकल्प डी हिंदी। सही उत्तर है विकल्प बी अरबी।
उत्तर की व्याख्या। तकदीर, तकाजा, तकिया, तमाम, तमाशा, तरफ, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, तारीख, दावत, दुकान, दौलत इत्यादि अरबी शब्द हैं। प्रश्न संख्या 68। निम्नलिखित में से आषाढ़ का एक दिन के पात्र कौन हैं? 1. श्वेतांग, 2. दंतुल, 3. अनुस्वार, 4. श्यामांग। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। दंतुल राजपुरुष तथा अनुस्वार अधिकारी आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी के पात्र हैं। श्वेतांग और श्यामांग दोनों कर्मचारी लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 69। निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट ए लोकायतन, बी आंसू, सी भारत भारती, डी चित्ररेखा। सूची सेकंड 1 1935, 2 1964, 3 1925, 4 1912। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। कूट, विकल्प ए A2, B3, C4, D1, विकल्प बी A3, B1, C2, D4, विकल्प सी A4, B2, C1, D3, विकल्प डी A2, B1, C3, D4। सही उत्तर है विकल्प ए A2, B3, C4, D1। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित काव्य कृतियों का उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सही मेल है। लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत 1964 ईस्वी, आंसू जयशंकर प्रसाद 1925 ईस्वी, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त 1912 ईस्वी, चित्ररेखा डॉक्टर राम कुमार वर्मा 1935 ईस्वी। प्रश्न संख्या 70। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। 1 दुलाई वाली, 2 11 वर्ष का समय, 3 एक टोकरी भर मिट्टी, 4 प्लेग की चुड़ैल। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 2 3 4, विकल्प बी 3 4 2 1, विकल्प सी 4 3 2 1, विकल्प डी 2 1 4 3। सही उत्तर है विकल्प बी 3 4 2 1। उत्तर की व्याख्या। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी की आरंभिक कहानियों का सही अनुक्रम इस प्रकार है। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी, माधव राव सप्रे। प्लेग की चुड़ैल 1902 ईस्वी, भगवान दास। 11 वर्ष का समय 1903 ईस्वी, रामचंद्र शुक्ल। दुलाई वाली 1907 ईस्वी, बंग महिला। प्रश्न संख्या 71। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति निम्नलिखित में से किनको पालकर बैठी है? विकल्प ए मुर्गे और तीतर, विकल्प बी हिरण और मुर्गाबी, विकल्प सी भेड़ और बकरी, विकल्प डी गधे और ऊंट। सही उत्तर है विकल्प ए मुर्गे और तीतर। उत्तर की व्याख्या। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के जंगल में गोंड जाति मुर्गे और तीतर पालकर बैठी है। इन वनों के खूब भीतर 4 मुर्गे 4 तीतर पालकर निश्चिंत बैठे, विजन वन के बीच बैठे, झोंपड़ी पर फूस डाले, गोंड तगड़े और काले। प्रश्न संख्या 72। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। 1 वामा शिक्षक, 2 निसहाय हिंदू, 3 भाग्यवती, 4 देवरानी जेठानी की कहानी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 4 1 3 2, विकल्प बी 1 2 3 4,
विकल्प सी 2 3 4 1, विकल्प डी 3 4 1 2। सही उत्तर है विकल्प ए 4 1 3 2। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित आरंभिक उपन्यासों का उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम इस प्रकार है। देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी पंडित गौरी दत्त। वामा शिक्षक 1873 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद एवं कल्याण राय। भाग्यवती 1877 ईस्वी श्रद्धाराम फुल्लौरी। निसहाय हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से दलित आत्मकथाएं नहीं हैं। 1. आज के अतीत। 2. तिरस्कृत। 3. पानी बीज मीन प्यासी। 4. मेरी पत्नी और भेड़िया। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 2, विकल्प डी 1 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। आज के अतीत 2003 ईस्वी भीष्म साहनी की आत्मकथा है। पानी बीच मीन पियासी 2009 ईस्वी कथाकार मिथिलेश्वर का आत्मकथात्मक उपन्यास है। शेष दोनों तिरस्कृत 2002 ईस्वी सूरजपाल चौहान तथा मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी डॉक्टर धर्मवीर दलित लेखकों की आत्मकथाएं हैं। प्रश्न संख्या 74। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या है। विकल्प ए 10, विकल्प बी 9, विकल्प सी 8, विकल्प डी 7। सही उत्तर है विकल्प बी 9। उत्तर की व्याख्या। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9। अब भी लोग नवनाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए जाते हैं। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, पृष्ठ 31। प्रश्न संख्या 75। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, साहित्य में लोक ही प्रमाण है। कथन 2, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। विकल्प बी कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। विकल्प सी कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है। विकल्प डी कथन 1 गलत किंतु कथन 2 सही है। सही उत्तर है विकल्प सी कथन 1 सही किंतु कथन 2 गलत है। पृष्ठ संख्या 157। प्रश्न संख्या 76। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। 1 परिमल, 2 लहर, 3 ग्राम्या, 4 दीपशिखा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 2 3 4 1, विकल्प बी 1 2 3 4, विकल्प सी 3 1 2 4, विकल्प डी 2 4 1 3। सही उत्तर है विकल्प सी 3 1 2 4। उत्तर की व्याख्या। प्रश्नांकित कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। परिमल 1929 ईस्वी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लहर 1933 ईस्वी जयशंकर प्रसाद। ग्राम्या 1940 ईस्वी सुमित्रा नंदन पंत। दीपशिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 77। मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। 1 महाभोज, 2 आपका बंटी, 3 शैलूष, 4 बसंती। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 2 और 3,
विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 1 और 2। सही उत्तर है विकल्प सी 3 और 4। उत्तर की व्याख्या। शैलूष 1989 ईस्वी, शिव प्रसाद सिंह तथा बसंती 1980 ईस्वी भीष्म साहनी के उपन्यास हैं। महाभोज 1979 ईस्वी और आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। प्रश्न संख्या 78। सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। 1. आवारा मसीहा, 2. महाभोज, 3. तमस, 4. झूठा सच। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 1 और 3, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। तमस 1973 ईस्वी भीष्म साहनी तथा झूठा सच 1958 ईस्वी यशपाल सांप्रदायिक विद्वेष और विभाजन की त्रासदी पर आधारित उपन्यास है। आवारा मसीहा 1974 ईस्वी विष्णु प्रभाकर का जीवन परक उपन्यास है। महाभोज 1979 ईस्वी मन्नू भंडारी का श्रेष्ठ उपन्यास है। इस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण भी हुआ है। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर आधुनिकता का तत्व नहीं है? विकल्प ए विकेंद्रीयता, विकल्प बी केंद्रवाद, विकल्प सी विखंडन, विकल्प डी स्थानीयता। सही उत्तर है विकल्प बी केंद्रवाद। प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित में से कौन सी आधुनिक काल की रचनाएं हैं? 1. उद्धव शतक, 2. सुदामा चरित, 3. भ्रमर दूत, 4. रास पंचाध्यायी। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 2 और 4, विकल्प डी 4 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर और भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न आधुनिक कालीन ब्रजभाषा की उत्कृष्ट काव्य कृतियां हैं। सुदामा चरित नरोत्तम दास तथा रास पंचाध्यायी नंददास भक्तिकालीन रचनाएं हैं। प्रश्न संख्या 81। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कारण ए, काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तर्क आर, क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए सही आर गलत, विकल्प बी ए गलत आर सही, विकल्प सी ए और आर दोनों सही, विकल्प डी ए और आर दोनों गलत। सही उत्तर है विकल्प बी ए गलत आर सही। प्रश्न संख्या 82। प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। 1. ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, 2. नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, 3. कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, 4. सगुण ईश्वर की उपासना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 4, विकल्प बी 1 और 3, विकल्प सी 2 और 4, विकल्प डी 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 3। उत्तर की व्याख्या। ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यता प्रयोग करना प्रेम मार्गी सूफी काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न संख्या 83। समानांतर कथा प्रसंगों को लेकर लिखा गया नाटक है। विकल्प ए द्रौपदी, विकल्प बी 8वां सर्ग, विकल्प सी पहला राजा, विकल्प डी 1 और द्रोणाचार्य। सही उत्तर है विकल्प डी 1 और द्रोणाचार्य। उत्तर की व्याख्या। 1 और द्रोणाचार्य शंकर शेष द्वारा रचित नाटक है। इसमें महाभारत की कथा के समानांतर कथा के माध्यम से आज के तथाकथित बुद्धिजीवी के समझौतावादी चरित्र की विडंबना को प्रस्तुत किया गया है।
प्रश्न संख्या 84। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? विकल्प ए अखरावट, विकल्प बी पद्मावत, विकल्प सी आखिरी कलाम, विकल्प डी मधुमालती। सही उत्तर है विकल्प सी आखिरी कलाम। उत्तर की व्याख्या। इसमें अर्थात आखिरी कलाम में इस्लाम की मजहबी किताबों के अनुसार कयामत के दिनों का लंबा चौड़ा वर्णन है। किस प्रकार जल प्रलय होगा, सूर्य बहुत निकट आकर पृथ्वी को तपाएगा, सारे जीव जंतु और फरिश्ते भी अपना जीवन समाप्त करेंगे, ईश्वर न्याय करने बैठेगा और अपने अपराधों के कारण सारे प्राणी थर थर कांपेंगे। इन्हीं सब बातों का ब्यौरा इस छोटी सी पुस्तक में है। जायसी वक्तव्य द्वितीय संस्करण रामचंद्र शुक्ल पृष्ठ 8। प्रश्न संख्या 85। उन्होंने पाश्चात्य नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपर्युक्त विचार किस नाटककार के संदर्भ में व्यक्त किया? विकल्प ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, विकल्प बी उपेंद्र नाथ अश्क, विकल्प सी रामकुमार वर्मा, विकल्प डी विष्णु प्रभाकर। सही उत्तर है विकल्प बी उपेंद्र नाथ अश्क। उत्तर की व्याख्या। सुप्रसिद्ध नाटककार जगदीश चंद्र माथुर ने उपेंद्र नाथ अश्क के संदर्भ में लिखा है। उन्होंने नाट्य साहित्य के किताबी ज्ञान को निजी अनुभव और पर्यवेक्षण के खरल में कूट पीसकर सामाजिक दिग्दर्शन का नवीन और तथ्यपरक रसायन तैयार किया। प्रश्न संख्या 86। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं? 1. आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, 2. साहित्य का मर्म, 3. मध्यकालीन धर्म साधना, 4. भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी 3 और 4, विकल्प डी 4 और 1। सही उत्तर है विकल्प बी 2 और 3। उत्तर की व्याख्या। साहित्य का मर्म 1949 ईस्वी तथा मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचना कृतियां हैं। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा 1978 ईस्वी के लेखक नंद दुलारे वाजपेयी तथा भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास 2001 ईस्वी के रचयिता डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। प्रश्न संख्या 87। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से अमीर खुसरो के बारे में कौन सी बातें सही हैं? 1. वे फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। 2. ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। 3. उनमें उक्ति वैचित्र्य का नितांत अभाव था। 4. इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1, 2 और 4, विकल्प बी 2, 3 और 4, विकल्प सी 1, 2, 3 और 4, विकल्प डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 4। उत्तर की व्याख्या। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 56 में अमीर खुसरो के बारे में लिखा है। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि थे। इनकी मृत्यु संवत 1389 में हुई। ये बड़े ही विनोदी, मिलनसार और सहृदय थे। इसी से जनता की सब बातों में पूरा योग देना चाहते थे। इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 88। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कारण आर, कृष्ण भक्ति काव्यवृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क आर, इसीलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। विकल्प ए सही आर गलत, विकल्प बी ए गलत आर सही, विकल्प सी ए और आर दोनों गलत, विकल्प डी ए और आर दोनों सही।
सही उत्तर है विकल्प डी, ए और आर दोनों सही। प्रश्न संख्या 89। द्विवेदी युगीन कविता की विशेषताएं हैं। 1. श्रृंगार प्रियता, 2. इतिवृत्तात्मकता, 3. लाक्षणिकता, 4. प्रबंधात्मकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 3, विकल्प बी 1 और 2, विकल्प सी 2 और 3, विकल्प डी 2 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 2 और 4। प्रश्न संख्या 90। निम्नलिखित में से किस बिंदु पर महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद था? विकल्प ए अहिंसा, विकल्प बी अलग मतदाता सूची, विकल्प सी करुणा, विकल्प डी लोकतंत्र। सही उत्तर है विकल्प बी अलग मतदाता सूची। पृष्ठ संख्या 158। प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा, भाव या रस है। अलंकार उसके बाह्य स्वरूप हैं। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं, उसी प्रकार रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी, जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभावन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्यक्षेत्र वही है, पर वहाँ उसे अनुभूति व एकात्मिकता वृत्ति के आदेश पर कार्य करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, दास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। प्रश्न संख्या 91। उक्त अवतरण से ध्वनित होता है कि विकल्प ए लेखक अनुभववादी है, विकल्प बी लेखक अलंकारवादी है, विकल्प सी लेखक रसवादी है, विकल्प डी लेखक कलावादी है। सही उत्तर है विकल्प सी लेखक रसवादी है। प्रश्न संख्या 92। उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि विकल्प ए कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है, विकल्प बी विभावन व्यापार के बगैर भी साधारणीकरण संभव है, विकल्प सी विभावन व्यापार आलंबन और आश्रय के बीच होता है, विकल्प डी विभावन व्यापार के बगैर भी रसानुभूति हो सकती है। सही उत्तर है विकल्प ए कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 93। उक्त अवतरण में मुख्य रूप से विकल्प ए विभावन व्यापार के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, विकल्प बी कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, विकल्प सी अनुभूति की व्यापकता की प्रतिष्ठा की गई है, विकल्प डी अलंकार की सीमाएं निर्धारित की गई हैं। सही उत्तर है विकल्प बी कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। प्रश्न संख्या 94। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हरास, शोक, क्रोध, घृणा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में विकल्प ए प्रकारांतर से स्थायी भावों की व्याख्या की गई है, विकल्प बी प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है, विकल्प सी प्रकारांतर से कवि कर्म की दुरूहता बताई गई है, विकल्प डी प्रकारांतर से श्रोता के दायित्व की ओर संकेत किया गया है। सही उत्तर है विकल्प बी प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। प्रश्न संख्या 95। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में विकल्प ए लोक हृदय की व्यापकता की ओर संकेत किया गया है,
विकल्प बी, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। विकल्प सी, पाठक के दायित्व को रेखांकित किया गया है। विकल्प डी, कवि के दायित्व को रेखांकित किया गया है। सही उत्तर है विकल्प बी, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के लिए निर्देश। निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। साहित्य का मूल स्रोत होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन के दुख सुख, आशा आकांक्षा, उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यक्ति जीवन समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की व्यष्टि सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके सामाजिक जीवन में किस प्रकार रूपांतर होता रहता है, ये बात अतीत काल के साहित्य या समालोचना में विशेष रूप से नहीं पाई जाती। मनुष्य की सामाजिक परिस्थिति एवं उसके व्यष्टि जीवन के साथ समष्टि के संघर्ष और उसके मन के ऊपर इन सब की प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करने के कारण ही आधुनिक साहित्य भाव प्रधान न होकर बहुत कुछ वस्तु प्रधान बन गया है। समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, उनका प्रभाव मानव मन पर भी पड़े बिना नहीं रहता। मनुष्य के मन का ये परिवर्तन जब साहित्य में प्रतिफलित होता है, तभी साहित्य में चैतन्य की सृष्टि होती है और वो सबके लिए उपभोग्य बन जाता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। मानव मन को प्रभावित करके उसके जीवन को सभी दिशाओं में प्रगतिशील बनाने में ही साहित्य की चरम सार्थकता है। युग युग में साहित्य जो लक्ष मनुष्यों के मन प्राण को प्रभावित करता है, यही उसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। साहित्य की श्रेष्ठता का उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदंड हो सकता है और वो मानदंड यही है कि जातीय जीवन के साथ, अखिल शक्ति की प्राणधारा के साथ उसका निविड़ संयोग है या नहीं। प्रश्न संख्या 96। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? विकल्प ए, वस्तु प्रधानता न कि भाव प्रधानता। विकल्प बी, मानव जीवन की सीमाओं की अभिव्यक्ति। विकल्प सी, अतीत काल का महिमा गान। विकल्प डी, जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राणधारा से निविड़ संयोग। सही उत्तर है विकल्प डी, जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राणधारा से निविड़ संयोग। प्रश्न संख्या 97। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है? विकल्प ए, जीवन को प्रगतिशील बनाना। विकल्प बी, जीवन के दुखों की उपेक्षा। विकल्प सी, सबके लिए उपभोग्य न होना। विकल्प डी, व्यष्टि और समष्टि का निरादर। सही उत्तर है विकल्प ए, जीवन को प्रगतिशील बनाना। प्रश्न संख्या 98। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है? विकल्प ए, सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति से दूरी। विकल्प बी, लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव। विकल्प सी, सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी। विकल्प डी, व्यष्टि जीवन की संकीर्णता। सही उत्तर है विकल्प बी, लाखों लाख मनुष्यों की चेतना पर प्रभाव। प्रश्न संख्या 99। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए, मनुष्य का व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन से सीमाबद्ध नहीं होता। विकल्प बी, अतीत काल की समालोचना में व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष के रूपांतरण की विशेष चर्चा पाई जाती है। विकल्प सी, साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। विकल्प डी, साहित्य मानव जीवन के सुख दुख से निरपेक्ष रहता है। सही उत्तर है विकल्प सी, साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। प्रश्न संख्या 100। उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प ए, जातीय जीवन के साथ गहरी संबद्धता
श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है। विकल्प बी, सामाजिक परिवर्तन मानव मन को प्रभावित करता है। विकल्प सी, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। विकल्प डी, मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है। सही उत्तर है विकल्प सी, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्तिगत जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। पृष्ठ संख्या 159। पृष्ठ संख्या 159 से लेकर 162 तक इन प्रश्नों के उत्तरों की व्याख्याएं दी गई हैं, जो कि पूर्व में प्रश्नों के साथ ही दी जा चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 163।